नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल, लेकर हाजिर हैं बेहद खास पेशकश। 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण का दुर्ग भेदना चाहते हैं। ये दक्षिण का चक्रव्यूह ऐसा है क्योंकि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रयास ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने 370 बीजेपी और एनडीए के लिए 400 पार का नारा दिया है और अगर उसमें कामयाबी हासिल करनी है तो ऐसे में दक्षिण का चक्रव्यूह भेदना ही होगा। पिछली बार भी 2019 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने वहां एक अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन जो ज्यादातर सीटें भाजपा ने जीती थी वो कर्नाटक से आई थी और कुछ सीटें तेलंगाना से आई थी। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल अभी भी बीजेपी के लिए दूर की कौड़ी बने हुए हैं। ऐसे में लगातार वहां हो रही रैली, प्रधानमंत्री के लगातार दौरे, वहां पर लगातार जिस तरीके से नई नई घोषणाएं हो रही हैं, लोगों के बीच प्रधानमंत्री खुद पहुंच रहे हैं, एक चेहरे के तौर पर अपने आप को स्थापित करने के प्रयास हैं। ये कोशिश है कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा प्रदर्शन करे जो चौंकाने वाला हो। लेकिन क्या वाकई ये संभव है? क्योंकि विधानसभा चुनाव में ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को आंध्र में, तमिलनाडु में, केरल में कुछ और बेहतर करने की जरूरत है। उस स्थिति से देखा जाए तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। उसका विश्लेषण करेंगे इस खास पेशकश में और आपको समझाएंगे कि कैसे बीजेपी दक्षिण का जो चक्रव्यूह है उसे भेदने में जुटी हुई है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण भारत शुरू से ही एक कमजोर कड़ी रहा है। उत्तर भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने कई कीर्तिमान रचे, लेकिन उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते बीजेपी के रथ की चमक फीकी पड़ने लगती है। अब की बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी के लिए इस आंकड़े को जुटाने में दक्षिण भारत अहम रोल निभाने वाला है। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी ने या तो अकेले अपने दम पर सरकार बनाई है या फिर एनडीए गठबंधन की सरकारें बनी हैं। इन नामों में त्रिपुरा, असम भी शामिल है। बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि 400 पार का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब उसका रथ दक्षिण के द्वार से होकर गुजरेगा। ना तेलंगाना కుటుంబ సభ్యులందరికీ నమస్కారాలు। जितना उत्साह मैं तेलंगाना के लोगों में बीजेपी के लिए देख रहा हूं, उतना ही मेरा विश्वास भी बढ़ता जा रहा है। ఇది మోదీ గ్యారంటీ। మోదీ గ్యారంటీ అంటే గ్యారంటీగా పూర్తి అయ్యే గ్యారంటీ। और ये हमारे तेलुगु भाषी आज दुनिया में जब वो कहते हैं ना मैं हिंदुस्तान का हूं, उसका भी डंका जम जाता है। तेलंगाना में भी लोग कह रहे हैं नेने मोदी कुटुंबम, नेने मोदी कुटुंबम, नेने 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 नेने। तेलंगाना का हर इंसान कह रहा है, हर मतदाता कह रहा है, अब की बार 400 पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार नागलो वंदलो दाटाली, नागलो वंदलो दाटाली, बीजेपी की वोटू वेयाली। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू वो नेता थे जिन्होंने 1990 के दशक में खुलकर बीजेपी का समर्थन किया, लेकिन बीते कुछ सालों में आंध्र प्रदेश में बीजेपी का जनाधार कम ही रहा है। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ा था।
और विधानसभा और लोकसभा दोनों ही चुनावों में पार्टी का वोट प्रतिशत 1% से भी कम रहा। इन दोनों चुनावों में बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल पाई। लंबे समय से टीडीपी की साझेदारी रहने के बावजूद बीजेपी आंध्र प्रदेश में अपना जनाधार मजबूत करने में कामयाब नहीं हो पाई है। दक्षिण भारत में 132 लोकसभा की सीटें हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 29 सीटें मिली। कर्नाटक में बीजेपी को 25 और तेलंगाना में 4 सीटें मिली थीं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, पुडुचेरी में पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। पिछले आम चुनाव में बीजेपी का निजी स्कोर 303 था। 370 के आंकड़े को हासिल करने के लिए पार्टी के लिए दक्षिण भारत के 5 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश में लंबी छलांग लगानी होगी। दक्षिण भारत में पार्टी ने 84 सीटों को चिन्हित किया है, जहां बीजेपी हमेशा से कमजोर रही। खुद बीजेपी के नेता मानते हैं कि अगले चुनाव में पार्टी को कर्नाटक की 25 सीटों के अलावा 30 नई सीटें जीतनी होंगी। बीजेपी ने इस विस्तार के लिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना को वरीयता में रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीएम मोदी जनवरी और फरवरी के बीच दक्षिण भारत में 11 दिन गुजारे हैं। दक्षिण के 7 राज्यों को साधने के लिए बीजेपी ने अलग अलग रणनीति भी अपनाई है। जब मैं विकसित भारत की बात करता हूं तो इसमें आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों पहलू शामिल है। इसलिए मैं इसमें तमिलनाडु की विशेष भूमिका देखता हूं। मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूं तो तमिलनाडु की चर्चा किए बिना रह नहीं पाता। साथियों, मेरा प्रयास है कि देश के विकास और विरासत में तमिलनाडु से मिली सांस्कृतिक प्रेरणा का लगातार विस्तार हो। आपने देखा है कि दिल्ली में संसद की नई इमारत में पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई है। एक गुड गवर्नेंस के उस मॉडल से प्रेरणा लेने का प्रयास है जो तमिल परंपरा ने पूरे देश को दिया है। तमिलनाडु देश के उन राज्यों में शुमार है जहां की राजनीति में अभी बीजेपी का कद बहुत छोटा है। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और एआईएडीएमके नेता जयललिता उन अक्षेत्रीय नेताओं में से एक थीं जिन्होंने 1990 के दशक में बीजेपी का समर्थन किया, लेकिन यहां भी बीते एक दशक में बीजेपी का वोट प्रतिशत महज 3 से 5% ही रहा। राज्य में बीजेपी को वोट प्रतिशत सबसे अधिक साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मिला। इस दौरान पार्टी का वोट प्रतिशत 5% से थोड़ा ज्यादा था। इस दौरान बीजेपी ने एक लोकसभा की सीट भी जीती थी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले दम पर 234 सीटों में से 189 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी का खाता भी नहीं खुला। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा। जिन सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी वहां उसे 29% वोट मिले। हालांकि बीजेपी के खाते में कोई भी सीट नहीं आई। बीजेपी इन्हीं आंकड़ों को बदलना चाह रही है। मिशन साउथ में तमिलनाडु से बीजेपी को उम्मीद नजर आ रही है, तो इसके पीछे 2021 के विधानसभा चुनाव में 4 सीटों पर पार्टी को मिली जीत भी है। हालांकि तब बीजेपी ने एआईएडीएमके के साथ गठबंधन किया था और अब गठबंधन टूट चुका है। लिहाजा तमिलनाडु को लेकर बीजेपी ने रणनीति में बदलाव किया। बीजेपी ने तमिल प्रदेश को साधने के लिए पीएम मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी को केंद्र बनाकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बुनियाद तैयार की। साल 2022 में पहली बार काशी तमिल संगमम का आयोजन हुआ। इस आयोजन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया। भारत वो राष्ट्र है जिसने हजारों वर्षों से संभो मनासी जानताम के मंत्र से एक दूसरे के मनों को जानते हुए, सम्मान करते हुए स्वाभाविक सांस्कृतिक एकता को जिया है।
हमें आजादी के बाद हजारों वर्षों की इस परंपरा को, इस विरासत को मजबूत करना था। इस देश का एकता सूत्र बनाना था। लेकिन दुर्भाग्य से इसके लिए बहुत प्रयास नहीं किए गए। काशी तमिल संगमम आज इस संकल्प के लिए एक प्लेटफॉर्म बनेगा। ये हमें हमारे इस कर्तव्यों का बोध कराएगा और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए ऊर्जा देगा। काशी तमिल संगमम में भी पीएम मोदी के संबोधन का केंद्र तमिल साधु संत, कवि और महापुरुष थे। अपने दौरों में भी पीएम मोदी लगे हाथ साधु संतों के साथ तमिलनाडु की समृद्ध भाषा और संस्कृति की भी चर्चा करते हैं। तमिलनाडु भाषा विवाद को लेकर चर्चा में रहता है और ऐसे में पीएम मोदी का भाषा और संस्कृति पर बात करना बीजेपी की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की रणनीति से ही जोड़कर देखा जाता है। मैं तमिलनाडु का जितना आभार व्यक्त करूं, मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। एन मक्कल, ये यात्रा अपने नाम की वजह से भी बेहद खास रही है। हर भाजपा कार्यकर्ता के लिए इस मिट्टी का कण कण ईश्वर के समान है। हर भाजपा कार्यकर्ता नेशन फर्स्ट के संकल्प के साथ समाज की सेवा में जुटा है। मैंने भी देखा है कैसे समाज के हर एक वर्ग ने इस यात्रा के दौरान बीजेपी के लिए अपना समर्थन, अपना आशीर्वाद दिया है। मैं विशेष रूप से अपने युवा और ऊर्जावान सहयोगी भाई अन्नामलाई को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। तमिलनाडु से मेरा रिश्ता राजनीति का नहीं है, ये रिश्ता दिल का है और दशकों पुराना है। मुझे तमिलनाडु की मिट्टी ने हमेशा असीम प्रेम दिया है। करीब 32 साल पहले 1991 में मैंने जब एकता यात्रा निकाली थी, उसकी शुरुआत भी तमिलनाडु के कन्याकुमारी से हुई थी और वो यात्रा 2 मकसद लेकर के चली थी। एक, श्रीनगर के लाल चौक में आतंकवादियों की गोलियों के बीच भी जाऊंगा और तिरंगा झंडा फहरा के रहूंगा। और दूसरा संकल्प था आर्टिकल 370 हमेशा के लिए मिटा के रहूंगा। और इसलिए कन्याकुमारी से तमिलनाडु की मिट्टी को माथे पर चढ़ा के निकला था और आज वो दोनों काम आज लाल चौक में शान से तिरंगा फहरा रहा है। और आज आर्टिकल 370 इतिहास के पन्नों में बंद हो चुकी है। अब एन मक्कल यात्रा तमिलनाडु को एक नए पथ पर ले जा रही है। कर्नाटक को छोड़ दें तो दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में बीजेपी ठीक से अपना संगठन भी नहीं खड़ा कर पाई। पिछले कुछ साल में बीजेपी ने तेलंगाना, तमिलनाडु के साथ केरल और दूसरे राज्यों में संगठन खड़ा करने पर फोकस किया है।
बीजेपी इसके लिए अपने तेलंगाना मॉडल को लेकर आगे रख रही है। तेलंगाना में बीजेपी ने तत्कालीन केसीआर सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन परिवारवाद को लेकर सड़कों पर उतरकर आंदोलन किए और अब पार्टी तमिलनाडु में भी इस फॉर्मूले पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। कर्नाटका चुनाव में बीआरएस ने कांग्रेस की जमकर मदद की थी और अब इस चुनाव में कांग्रेस अपना कर्ज उतार रही है, क्योंकि कर्नाटक में भरपूर खजाना, ये तेलंगाना की जनता से लूटा हुआ माल कर्नाटका में कांग्रेस को दे दिया गया ताकि वहां कांग्रेस जीत जाए, फिर उसको मिलकर के तेलंगाना में जिल जाए। ये बीआरएस खेल करती है भाइयों। मैं आज पहली बार एक रहस्य खोलने जा रहा हूं। खोल दूं? सच बता दूं? बता दूं? बता दूं भाइयों? पहले कभी नहीं बताया, आज बता देता हूं। और मेरे पत्रकार मित्रों से भी कहता हूं, जांच करवा लेना। 100% सच्चाई बताने आया हूं मैं आज। जब हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी 40-45 सीटें जीत करके आ गई। 48 किसी को बहुमत नहीं मिला। केसीआर को सपोर्ट की जरूरत थी और आपने देखा होगा हैदराबाद कॉरपोरेशन के चुनाव के पहले वो एयरपोर्ट में पूरी फौज लेकर के मेरा स्वागत करने के लिए आते थे, बढ़िया बढ़िया माला पहनाते थे, बहुत सम्मान करते थे। याद है ना? केसीआर की सरकार हमारे कार्यकर्ताओं पर जुल्म करेगी तो जुल्म सहेंगे, लेकिन हम तेलंगाना की जनता से दगा नहीं कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन का गणित साधने के लिए बीजेपी का फोकस लोकप्रिय हस्तियों को पार्टी से जोड़ने पर भी है। कर्नाटक में एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल सेक्युलर के साथ गठबंधन हो या फिर आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण की जनसेना पार्टी से बीजेपी की इसी रणनीति का हिस्सा है। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 4 लोकप्रिय चेहरों पीटी उषा, इलैया राजा, वीरेंद्र हेगड़े और वी विजेंद्र प्रसाद को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाना भी बीजेपी की इस रणनीति का हिस्सा रहा। ये जगजाहिर है कि दक्षिण की राजनीति का बिगुल वहां के मंदिरों के शिखर से बजता है और ये बात प्रधानमंत्री ने अपनी आधिकारिक यात्राओं से भी साबित कर दी। पिछले कुछ महीनों में पीएम मोदी ने दक्षिण भारत के मंदिरों में भरपूर दर्शन किए। अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान लिया संकल्प भी प्रधानमंत्री ने दक्षिण के मंदिरों में पूजा कर पूरा किया। इसमें श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, श्री रामानाथ स्वामी मंदिर, त्रिप्रयार मंदिर, गुरुवायूर मंदिर, लेपाक्षी मंदिर, श्री कौंदरडाम स्वामी मंदिर भी शामिल है। अमृते सत्ये प्रतिष्ठिताम् अथर्वपितुं मे गोपाय ओम जातवेदसे सुरवामसो ममरादि यतो निदहाति वेदः
दक्षिण भारत से पीएम मोदी की ऐसी तस्वीरें सामने आईं जो शायद पहले कभी नहीं आईं। पीएम मोदी कहीं हाथी से आशीर्वाद लेते नजर आए तो कहीं मंदिर में रामायण सुनते दिखे, तो वहीं रामेश्वर के समुद्र में डुबकी लगाते मोदी की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। पीएम मोदी नासिक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। सियासी पंडित इन सभी को बीजेपी की साउथ पॉलिसी से जोड़कर देख रहे हैं। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा 39 सीटें तमिलनाडु में हैं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का तमिलनाडु पर पूरा फोकस है। यही नहीं, बीजेपी 2014 से केंद्र की राजनीति में है। इस बार भी बीजेपी इस मुकाम को कायम रखना चाहती है, लिहाजा बीजेपी को 400 का आंकड़ा छूने के लिए दक्षिण का चक्रव्यूह भेदना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।